बच्चों आज का ये जो आगे हम लोगों का सॉल्यूशन में नया टॉपिक है, ये है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट का मतलब होता है असामान्य असामान्य अणुभार। ये क्या चीज़ है? अणुभार तो जानते ही हो, अणुभार जो होता है वो अणुओं का भार होता है, यानी मॉलिक्यूलर वेट। जैसे एग्जांपल के लिए सोडियम क्लोराइड अगर है आपके पास, तो सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? क्या होगा? 23 प्लस 35.5 ऐड किया 58.5। यही क्या है? इसका मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, तो ये तो हो गया मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन असामान्य यानी एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? देखिए क्या होता है कि जब सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया जाता है, तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होते वक्त जब सॉल्वेंट के अंदर डाला जाता है, सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट के अंदर डाला जाता है, तो दो चीज़ें हो सकती हैं, बल्कि कहो तीन चीज़ें हो सकती हैं। एक तो कि यहाँ पर डिसोसिएशन हो सकता है, डिसोसिएशन, या हो सकता है कि एसोसिएशन हो जाए। ठीक है, और यह हो सकता है नॉट आयनाइजेशन, आयनाइजेशन ना हो, कुछ भी ना हो। ठीक है, नो आयनाइजेशन। तो ऐसी कंडीशन में अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन होता है तो मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो कैसा हो जाएगा? एबनॉर्मल हो जाएगा। क्यों एबनॉर्मल हो जाएगा? क्योंकि अगर डिसोसिएशन होगा या एसोसिएशन होगा तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज आ जाता है। क्योंकि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है उसके लिए हम लिखते हैं कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ solute प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में प्रेजेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के पार्टिकलों की संख्या पर निर्भर करता है। अब अगर तुम ये कहो कि भैया यहाँ पर डिसोसिएशन हो रहा है या एसोसिएशन हो रहा है, तो अगर डिसोसिएशन होगा तो पार्टिकल की संख्या क्या होगी? पार्टिकल की संख्या इंक्रीज करेगी, है ना। और अगर एसोसिएशन हुआ तो क्या होगा? डिक्रीज करेगी। और अगर मॉलिक्यूलर वेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हो, अगर वो इंक्रीज करता है तो ये जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके? मॉलिक्यूलर वेट के, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करेगा तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है ना, इस बात को समझ लीजिए कि अगर डिसोसिएशन होगा तो मॉलिक्यूलर वेट डिक्रीज करेगा और एसोसिएशन होगा तो मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि आप अब ये जैसे एसोसिएशन का एक एग्जांपल दे रहे हैं, एसोसिएशन में एग्जांपल में है बेंजोइक एसिड, सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, या आल्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, आल्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, सॉरी मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड है ये। ठीक है, तो अब अगर इसको देखो तो ये अगला अगर इसका मॉलिक्यूल होगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन, जहाँ पर ऑक्सीजन, इनके बीच में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह के होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर, अंतःआण्विक और अंतराण्विक। तो यहाँ पर अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो मॉलिक्यूल जो होगा वो एक डाइमर बन जाएगा। डाइमर बन गया मतलब एसोसिएशन हो गया, और एसोसिएशन होने का मतलब ये हो गया कि अब इसका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज कर गया और पार्टिकल की संख्या डिक्रीज कर गई। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, डेल्टा क्या है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर पार्टिकल इंक्रीज करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के फॉर्म में है, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज करेगी, और अगर पार्टिकल डिक्रीज करेंगे तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज करनी चाहिए। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर वेट के साथ इसका रिलेशन देखो तो मॉलिक्यूलर वेट के साथ इसका रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के फॉर्म में है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के फॉर्म में होने की वजह से क्या होगा कि अगर मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करता है, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि क्या होता है? एसोसिएशन होता है ना। यहाँ पर ये ध्यान देना कि हम ये लिख रहे हैं जो इंक्रीज द नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट, अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो रहा है? डिक्रीजेज, और यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेज।
ठीक है। अगर एसोसिएशन होगा तो मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेगा और डिसोसिएशन होगा तो मॉलिक्यूलर वेट डिक्रीज करेगा। इसी तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल अगर डिसोसिएशन होगा तो इंक्रीज करेगा, मतलब दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। इस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक। अब ये बात आती है कि मॉलिक्यूलर, अब ये तो समझ में आ गया कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कहाँ पर आएगा, कैसे दिखाई पड़ेगा हमको, लेकिन ये कैसे निर्धारित किया जाए, कैसे इसको फिक्स किया जाए कि ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट है तो इसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे निकालना है। तो इसके लिए वान हाफ ने 1886 में सॉल्यूशंस पर स्टडी करके एक फैक्टर दिया जिसे बोला गया वान हाफ फैक्टर। इसे आई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसको भी देखते हैं हम लोग। बात करने चल रहे थे हम लोग वान हाफ फैक्टर की। तो वान हाफ फैक्टर क्या होता है, इसको देखिए, चलिए नोट कर लीजिएगा आप लोग भी। वान हाफ फैक्टर किसे कहते हैं, वान हाफ फैक्टर, ठीक है। वान हाफ ने 1886 में सोल्यूशन पर स्टडी करके सॉल्यूट के बारे में बताया था कि भैया एसोसिएट होगा तो क्या होगा और डिसोसिएट होगा तो क्या होगा। तो एक फैक्टर जनरेट किया था, एक काल्पनिक वैल्यू निकाली थी जिसे आई से डिनोट किया था। तो आई इक्वल टू लिखा गया एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होगी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का मतलब जो प्रयोग के आधार पर निकाली जाएगी। लेकिन कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेटेड वैल्यू जो होगी जिसको हम किसी फॉर्मूले पर पुट करके निकालते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमने अभी देखा जाए NaCl का जो निकाला था मॉलिक्यूलर वेट, वो 58.5 निकाल दिया था। तो ये क्या था, कैलकुलेटेड वेट था। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया जाएगा तो एक्सपेरिमेंट में पता लगेगा कि एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, क्योंकि NaCl क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये अगर वाटर में जाएगा या सॉल्वेंट में जाएगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है सॉल्वेंट में जहाँ पर ये डिजॉल्व होगा ये आयनाइज हो जाएगा। तो आयनाइज होकर ये डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट होने का मतलब Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। तो जब Na प्लस Cl माइनस में ब्रेक होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करेंगे, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। इसको हम आई से डिनोट करते हैं। आई इज द वान हाफ फैक्टर। तो वान हाफ फैक्टर के लिए क्या लिखेंगे, वान हाफ फैक्टर के लिए लिखा जाता है कि किसी भी अणुसंख्य गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को वान हाफ कारक कहते हैं। द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू एंड कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नोन एज वान हाफ फैक्टर, ठीक है। इसे आई से डिनोट किया था, स्मॉल आई से डिनोट किया था। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हमने बोला कि डेल्टा से अगर आप डिनोट करते हो तो आई इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल्टा, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा कैलकुलेटेड, ठीक है, ये लिख सकते हो। हमने अभी लिखा कि डेल्टा जो होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर वेट के। तो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट के हो जाएगा और ये वाला कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट के हो जाएगा। तो अगर इस इक्वेशन में इसको पुट किया जाए तो आई इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, आई इक्वल टू लिखा सकता है हमारा एम कैलकुलेटेड अपॉन एम ऑब्जर्व। तो देख लो फॉर्मूला उल्टा हो गया, ठीक है। अगर डेल्टा के केस में बात किया जाए यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी केस में बात की जाएगी तो ऑब्जर्व वैल्यू ऊपर रहेगी, कैलकुलेटेड वैल्यू नीचे रहेगी। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करोगे तो कैलकुलेटेड वैल्यू ऊपर रहेगी और ऑब्जर्व वैल्यू नीचे रहेगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल जब आता है इस पर तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं ध्यान में है तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं इस पर, लेकिन अगर चीज़ ध्यान नहीं है तो फिर गलत हो जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या हो सकती है, तो हमने बोला अभी कि 3 तरह की स्टेट हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं, एक समय ये होगा कि जो रेशियो जो होगा वो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। एक समय हो सकता है कि आई इज़ ग्रेटर देन 1 हो और दूसरा हो सकता है कि आई इज़ स्मॉलर देन 1 हो, ठीक है। तो अगर आई इक्वल टू 1 लिखा हुआ है तो आई इक्वल टू 1 कब लिखेगा, तभी लिखेगा आई की वैल्यू 1 आएगी जब ये दोनों वैल्यू क्या हो, सेम हो। सेम होने का मतलब क्या कि ना एसोसिएशन हो रहा है ना डिसोसिएशन हो रहा है। तो वो स्टेट कौन सी है, नॉर्मल स्टेट है ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट की कौन सी स्टेट है, नॉर्मल स्टेट है, जहाँ पर ना एसोसिएशन हो रहा है ना डिसोसिएशन हो रहा है। तो ऐसे में उसको हम क्या बोल देंगे कि आई की वैल्यू वहाँ पर 1 आ रही है और आ भी रही है 1। अब आई इज़ ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 कब होगा, वैल्यू ग्रेटर कब होगी, ठीक है, जब कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और ऑब्जर्व वैल्यू कम होगी। ये ऑब्जर्व वैल्यू यहाँ पर कम ज़्यादा हो जाएगी, कैलकुलेटेड वैल्यू कम होगी। तो डेल्टा की ऑब्जर्व वैल्यू कब ज़्यादा होगी, तब ज़्यादा होगी
तभी तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज़्यादा आएगी जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करेंगे, यानी डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन होगा तो उस समय आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, तो डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट का क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। और आई की वैल्यू स्मॉलर देन 1 हो जाएगी जब एसोसिएशन होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। अभी इसको हम लोग इससे हम क्या निकालने चल रहे हैं, अल्फ़ा की वैल्यू, यानी एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कि वियोजन की मात्रा निकालने चल रहे हैं, अल्फ़ा की वैल्यू निकालने चल रहे हैं, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू कैसे निकालते हैं इसको भी देखा जाए, चलिए, ऑन डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो चलो आगे बढ़ा जाए। अब इसमें अगला है क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन की अगर बात करें तो इसे हिंदी में बोलते हैं वियोजन या संयोजन की मात्रा। डेफिनेशन इसकी लिख लीजिए, लिखा जाएगा द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट which undergo dissociation or association in the solution is known as degree of dissociation or association. It is represented by अल्फ़ा, ठीक है, इसे अल्फ़ा से रिप्रेजेंट किया जाता है। हिंदी वाले लिख लें इसको, लिखिए विलेय के कुल मोलों की संख्या, विलेय के कुल मोलों की संख्या का वह प्रभाज जो विलयन में संयोजित होता है या विलयन में वियोजित होता है, उसे विलेय की संयोजन की या वियोजन की मात्रा कहते हैं। इसे अल्फ़ा से व्यक्त किया जाता है, ठीक है, अल्फ़ा से व्यक्त किया जाता है। अल्फ़ा क्या हो गया यहाँ पर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन, दोनों को आप अल्फ़ा से डिनोट करोगे, ठीक है। तो अब इसमें देखा जाए ये कि भैया फॉर्मूला पहले लिख लीजिए। फॉर्मूला लिखेंगे अल्फ़ा इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड मतलब संयोजित और डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, इट इज कॉल्ड अल्फा, ठीक है, इसे को हम क्या बोलेंगे, अल्फा कहेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो अल्फ़ा की वैल्यू दोनों केसेस में हम लोग निकाल लेते हैं, एक नंबर पहले डिसोसिएशन में और फिर एसोसिएशन, दोनों में वैल्यू निकाल लेते हैं, आई से इसको रिलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से न्यूमेरिकल करना आसान हो जाएगा, क्योंकि इस पर कुछ बेसिक न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसको निकाल लिया जाए, कैसे निकाला जाता है, तो ऑन द केस ऑफ एसोसिएशन, अगर एसोसिएशन हो रहा है तो निकाल के देखा जाए, एसोसिएशन होगा तो क्या होगा, ऑन एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब संयोजन, संयोजन पर, ठीक है। तो मान लेते हैं एक इलेक्ट्रोलाइट है आपका, एक कंपाउंड है ए, ठीक है, इसका n मोल ले लिया गया, तो रिएक्ट करा, वाटर में डिज़ोल्व किया गया, डिज़ोल्व करने पर जो सॉल्यूशन बना, तो सॉल्यूशन में ये AN के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसका एग्जांपल आपको देते हैं, एग्जांपल में है C6H5COOH, इसके दो मॉलिक्यूल लिए, ठीक है, डिज़ोल्व किया, ये बेंजोइक एसिड है, डिज़ोल्व किया, तो डिज़ोल्व करने पर ये आपस में डाइमर फॉर्मेशन कर लिया, बना लिया C6H5COOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डाइमर बन गया। तो वही चीज़ यहाँ पर हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, कि Na है जो जब सॉल्युबल हुआ वाटर में तो डाइमर फॉर्म में या पॉलीमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है ये n यहाँ पर रखी गई है। बिफोर एसोसिएशन, बिफोर एसोसिएशन, एसोसिएशन से पहले यानी संयोजन से पहले कितने मोल लिया गया था, तो कह रहा है 1 मोल ले लिया गया था, उस समय यहाँ पर ये 0 मोल रहा होगा, ठीक है। तो आफ्टर एसोसिएशन, एसोसिएशन हो जाने के पश्चात, एसोसिएशन संयोजन हो जाने के पश्चात कितना बना, ये कह रहा अल्फ़ा बना, तो अल्फ़ा अपॉन n, ठीक है। और ये कितना घटा इसमें से, तो 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है, 1 माइनस अल्फ़ा इसमें से निकल गया, ठीक। तो इस तरह से करके हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, ये अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन निकाल लें, तो NT इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन n, ठीक। आई की वैल्यू क्या रखी जाए, आई इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, आई इक्वल टू लिखते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्व, कितना ऑब्जर्व किया, मोलों की संख्या कितनी ऑब्जर्व कर रहे हो आप,
1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन एन आफ्टर एसोसिएशन। इतना ही तो ऑब्जर्व कर रहे हो, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन एन, और कैलकुलेटेड कितना था, ये था। ठीक है, तो हम आई की वैल्यू, ये अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकालने चल रहे हैं, तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालने चल रहे हैं, देखा जाए आई इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन एन, या इसको इधर ले आते हैं, लिख लेते हैं माइनस आई प्लस माइनस 1 अपॉन आई 1 प्लस, क्या लिख लेते हैं इसमें, लिख ले रहे हैं कि अभी आप पक्षांतर कर लिया जाए, ठीक है, ट्रांसफ़र कर लिया जाए 1 को, तो 1 को इधर लेके आए तो माइनस 1 प्लस आई इक्वल टू माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन एन, माइनस कॉमन ले लिया जाए तो 1 माइनस आई इक्वल टू लिख लिया जाएगा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा अपॉन एन। ठीक है, तो 1 माइनस आई, अच्छा 1 माइनस आई लिखने का जानते हो लॉजिक क्या है, क्योंकि आप जान रहे हो कि आई इज़ स्मॉलर देन 1। ठीक है, आई जो है वो जो है 1 से छोटा है, तो इस वजह से एसोसिएशन के केस में 1 से आई को माइनस करेंगे, और डिसोसिएशन होता तो आई से 1 को माइनस किया जाता है। ठीक है, अल्फ़ा कॉमन ले लीजिए तो अल्फ़ा इक्वल टू हो जाए अल्फ़ा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एन। ठीक है, यहाँ लिख लोगे अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एन, या एन ऊपर लिए जाओ तो अल्फ़ा इक्वल टू लिखोगे 1 माइनस आई इंटू एन अपॉन एन माइनस 1। ठीक है, तो इस तरह करके अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू भी आ जाएगी, आई की वैल्यू भी आ जाएगी, जो वैल्यू आप निकालना चाहोगे। एन क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिख लीजिए, जहाँ पर अल्फ़ा संयोजन की मात्रा यानी डिग्री ऑफ एसोसिएशन, आई इज द 1/2 फैक्टर, 1/2 कारक है। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, इस पे अभी एक्सपेरिमेंट को क्वेश्चन देखे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। आगे बढ़ा जा रहा है, अब हम लोग एसोसिएशन निकाल चुके हैं, डिसोसिएशन निकाल लिया जाए। ऑन डिसोसिएशन, डिसोसिएशन में देखा जाए क्या होगा, ऑन डिसोसिएशन मतलब वियोजन करने पर, तो वियोजन किसका होगा, कोई इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वियोजन पर। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो हम लोग ले लेते हैं AX इंटू BY। ठीक है, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, टूटता है XaY प्लस प्लस YBX माइनस। ठीक है, कठिन लग रहा होगा आपको देखने में ये, है ना, तो इसको अगर ऐसे आप चाहो तो ऐसे तोड़ लो, NaCl है या CaCl2, ब्रेक किया Ca2 प्लस, Ca की मोलक संख्या कितनी, 1 है, तो Ca1 Ca और कितना चार्ज आएगा 2 प्लस, तो इस पर कितना चार्ज आएगा, इसके अकॉर्डिंग ही चार्ज आएगा इस पर, तो Y प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, प्लस 2Cl माइनस, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इस पर चार्ज आ जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक, बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। अब फिर वही पुराना प्रोसेस अप्लाई किया जाए आफ्टर डिसोसिएशन, उसके बाद फिर बिफोर डिसोसिएशन और आफ्टर डिसोसिएशन। तो बिफोर डिसोसिएशन मतलब वियोजन से पूर्व, बिफोर डिसोसिएशन कितना मोल, 1 मोल लिया था, ये 0 मोल रहा होगा। ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन कितना बचा, आफ्टर डिसोसिएशन कितना बचा, तो कह रहा है एक्स अल्फ़ा ये बना और वाई अल्फ़ा ये बना, कितना निकला 1 माइनस अल्फ़ा, बचा कितना रह गया 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा मोल निकल गया तो 1 माइनस अल्फ़ा बचा रह गया, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एक्स अल्फ़ा प्लस वाई अल्फ़ा, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो आई इक्वल टू क्या लिखते हो, आई इक्वल टू वैल्यू लिखी जाती है टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एक्स अल्फ़ा प्लस वाई अल्फ़ा अपॉन 1। ठीक, यहाँ से क्या करोगे आप, अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू अगर निकाल लिया जाएगा तो आपको रिलेशन मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एक्स अल्फ़ा प्लस वाई अल्फ़ा। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, आपकी कौन बड़ा है, आपकी आई बड़ा है। ठीक है, आई इज़ ग्रेटर देन 1 है, तो आई इज़ ग्रेटर देन 1 है, तो आई से 1 को घटा दिया जाए, तो आई माइनस 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एक्स अल्फ़ा प्लस वाई अल्फ़ा। ठीक है, फटाफट कैलकुलेट कर लो इसको, एक्स प्लस वाई
-1 अल्फ़ा कॉमन ले लिया जाए, ठीक है। तो अल्फ़ा इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, i-1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1, ठीक है। जहाँ पर अगर हम चाहें वेयर एक्स प्लस वाई, ये क्या है, एक्स प्लस वाई क्या है, मोलों की संख्या ही तो है, तो नंबर ऑफ मोल्स n मान लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इक्वल टू i-1 अपॉन n-1, ठीक है। तो ये रिलेशन आ गया, कब आ गया, कब के लिए, जब डिसोसिएशन हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी अल्फ़ा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा वियोजन की मात्रा, क्या हो जाएगा, वियोजन की मात्रा। आई वांट ऑफ फैक्टर हो गया, एन क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ही एक्स और वाई भी हैं। एक्स क्या है, ए के मोलों की संख्या हो गया, और वाई क्या हो गया, बी के मोलों की संख्या। एक्स इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड वाई इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है। तो इस तरह से करके आपका एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों कंप्लीट हो गया, दोनों के लिए अल्फा और आई के बीच का रिलेशन भी निकाल लिया गया। अब इसको ये देखना है कि कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। चलिए कैसे अप्लाई किया जाता है इसको भी देख लेते हैं हम लोग। वांट ऑफ फैक्टर कैसे अप्लाई किया जाएगा इसको भी देख लिया जाए। देखिए 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पहली क्या है, वाष्प दाब में सापेक्ष और नमन। फॉर्मूला लिखा जाता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू चाई बी, है ना। तो चाई बी इंटू आई, इतना कर देना है, चाई बी इंटू आई कर दिया, तो वांट ऑफ फैक्टर भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया, ठीक। पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या है, लिखा है डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम। के बी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, और एम क्या हो जाएगा आपका, सॉरी तो एम क्या हो जाएगा, मोललता हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मोललता हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको आई से, आई के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये भी क्या हो गया, वांट ऑफ फैक्टर से रिलेट हो गया। इसी तरह से डेल्टा टी एफ इक्वल टू लिख सकते हो आई इंटू के एफ इंटू स्मॉल एम। और चौथा पॉइंट आ गया आपका पाई वी इक्वल टू आई इंटू एन इंटू आर इंटू टी, ठीक है। तो ये चारों फॉर्मूले आपके हो गए, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए कि आई से कैसे इनको रिलेट किया जाएगा, ठीक है। इन फॉर्मूलों को याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, एकदम पक्का मान के चलिए, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन हो सकते हैं उसमें से एक आध क्वेश्चन हम आपको बताने चल रहे हैं, ठीक। इस पे क्वेश्चन एक लिख लीजिएगा। क्वेश्चन लिखिए, कैल्शियम क्लोराइड के लिए वांटा फैक्टर का मान 2.47। वांटा फैक्टर का मान कितना हो गया, आई की वैल्यू हो गई 2.47। वांटा फैक्टर का मान 2.47 है। उस मात्रा को ज्ञात कीजिए जिसमें 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2.5 लीटर जल में घोलने पर उत्पन्न परासरण दाब 0.75 वायुमंडलीय हो जाता है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2 डिजॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.75 atm एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टी का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। तो इसे किस में कन्वर्ट कर लिया जाए, कैल्विन में कन्वर्ट कर लिया जाए। कितना हो जाएगा, 300 कैल्विन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 300 कैल्विन हो जाएगा। उसके बाद 300 कैल्विन होने के बाद पाई की वैल्यू कितनी दी है, पाई की वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है कितनी, दशमलव दी हुई है 0.75, 0.75 atm, ठीक है। एटीएम यानी वायुमंडलीय ये दी हुई है। उसके बाद और क्या क्या दिया हुआ है आपको, वॉल्यूम दे दिया है, आयतन दे दिया है। आयतन कितना दिया है, 2.5 लीटर, इतना दिया है ना, 2.5 लीटर, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें आपको दी हुई हैं। तो क्या निकालना है आपको, निकालना है कि वो अमाउंट, वो विलेय की वह मात्रा जो घोली जाएगी किसमें, 2.5 लीटर सॉल्यूशन में, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर इतना हो जाना चाहिए, ठीक है। तो पाई की वैल्यू पता ही है, पाई इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा आई इंटू एन इंटू आर इंटू टी अपॉन वी, ठीक है। एन इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट एब्सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो आई इंटू डब्ल्यू बी इंटू वी, फालतू में इधर लिख लिया गया, वी यहीं लिखा रहने दिया जाए। तो लिख सकते हैं आई इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी
इंटू आर इंटू टी। ठीक है, हमें निकालना क्या है, डब्ल्यू बी निकालना है। ध्यान रखिएगा क्या निकालना है, डब्ल्यू बी। पता ये होना चाहिए कि भैया निकालना क्या है, नहीं तो पता लगेगा कि आपको पता ही नहीं है कि निकालना क्या है। तो फिर जब आपको यही नहीं पता होगा कि आपको निकालना क्या है, तो फिर आप मान के चलिए कि सोल्यूशन तो नहीं होगा। ठीक है, आई इंटू आर इंटू टी। पाई की वैल्यू रख दी जाए, पाई की वैल्यू कितनी आएगी 0.75 ATM। ठीक है, इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2.5, वॉल्यूम लीटर में ही रखना है, ध्यान रखिएगा। इंटू टेम्परेचर कितना रखना है, टेम्परेचर हमें नहीं, टेम्परेचर नहीं, मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट किसका रखना है हमें, मॉलिक्यूलर वेट किसका रखना है, कैल्शियम क्लोराइड का, CaCl2 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए। कैल्शियम कितना होता है 40 होता है, और क्लोरीन का 35.5 इंटू 2 मतलब हो गया 71। तो 1 और 7 4 11, ठीक है 111, 111 बटे, अब क्या आ जाएगा, आई की वैल्यू कितनी रखी हुई है 2.47 इंटू हमें क्या रखना है, आर की वैल्यू कितनी रखी है 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। इसलिए रख दे रहे हैं यहाँ पर यूनिट, आपको पता चल जाए इसलिए रख रहे हैं। ठीक है ना, कोई ज़रूरी नहीं कि यूनिट आप रखें, आप यूनिट रखने का में टाइम ना ख़राब करेंगे, बस आप इसको याद रखिए कि ये होती है इसलिए लिख ले रहे हैं। ठीक है, टी क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर की यूनिट कितनी है, टेम्परेचर की वैल्यू 300 केल्विन हो गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पर आपको WB की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करके बताइए कितना आएगा, कितना आ जाएगा, सॉल्व कीजिए फटाफट। आ जाएगा 3.421 ग्राम। ठीक है, तो इतना अगर इतना कैल्शियम क्लोराइड डिज़ोल्व कर दिया जाए, किसमें, वाटर में डिज़ोल्व कर दिया जाए ना, सोल्यूशन बना लिया जाए, तो उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो जाएगा 0.75 ATM हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। अभी इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको ऐसे क्वेश्चन देंगे जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपका पूरा का पूरा चैप्टर ही जो है रिवाइज हो जाएगा, एक ही बार में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो इसके बाद वाला वीडियो जरूर देखिएगा और इसको भी ध्यान से देखिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चैप्टर ख़त्म हो गया है, नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे।